आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने मैथ के चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इसके पहले तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कम्प्लीटली खत्म कर लिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत है नहीं। यदि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर नंबर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर हमारा तीसरे नंबर पे है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा गया है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है ये आपको कम से कम 10 से 15 मिनट के बाद समझ में आएगा। यानी कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है उसको समझने से पहले हम लोगों को बहुत अलग अलग प्रकार के चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब जाकर हमारा आएगा क्वाड्रिलेटरल। यानी कि क्वाड्रिलेटरल हमारा चैप्टर तो आज शुरुआत हो जाएगा, हम लोग शुरुआत भी इसका कर देंगे, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का जो असल मीनिंग है, असल मायने जो है इसका, ये आपको लगभग 10 से 15 मिनट के बाद समझ में आएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल को समझने से पहले बहुत अलग अलग प्रकार के टर्म को, फिगर को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो और जैसा कि आपको मालूम है, हर एक चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके चैप्टर के इंट्रोडक्शन को लेते हैं। तो आज बेसिकली हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही होने वाला है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा इसमें है, सबसे पहला हमारा है इसमें कर्व। सबसे पहले नंबर पे CURVE, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, कर्व। देखिए कर्व क्या होता है समझिएगा जरा ध्यान से। कर्व का डेफिनेशन यदि आप अपने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उसमें कहा गया है ना कि किसी भी प्लेन सरफेस पर, अच्छा आप हमको यहाँ पे एक बार बताइए, ये जो हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, क्या ये प्लेन सरफेस है कि नहीं? बिल्कुल प्लेन है, यानी कि पूरा चिकना है। यानी कि प्लेन सरफेस के ऊपर आप अपने पेंसिल को रखिए और किसी भी प्रकार का आप डायग्राम बना दो, कुछ भी प्रकार का आप इमेज बना दो, वही हमारा कहलाएगा कर्व। बस ये हमारा जो डायग्राम यहाँ पे बना, एक पता नहीं है डायग्राम क्या है, पता नहीं है, लेकिन जो भी बना वो हमारा क्या है, एक कर्व है। तो कर्व के डेफिनेशन में क्या आपको ध्यान रखना है, कर्व के डेफिनेशन में ध्यान आपको ये रखना है कि एक बार आप क्या करो, अपने प्लेन सरफेस पर, जैसे आप कॉपी पे बनाओगे, कॉपी भी क्या है हमारा प्लेन सरफेस है। व्हाइट बोर्ड पे हम बना रहे हैं, व्हाइट बोर्ड भी हमारा क्या है, प्लेन सरफेस है, यानी कि बहुत ही चिकना है, ये प्लेन है, पूरा साफ है। तो कर्व का मतलब होता है कि जब आप प्लेन सरफेस पर अपने पेंसिल को रखो और उससे किसी भी प्रकार का आप इमेज बना दो, डायग्राम बना दो, कुछ भी आप बना दो, वो हमारा कहलाएगा कर्व। लेकिन इसमें शर्त ये है कि जब आप एक बार पेंसिल या फिर पेन के रखोगे, उसको बीच में उठाना नहीं है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए हमने यहाँ पे अपने पेन को रखा और हमने ये ऐसे बना दिया और हमने इस पेंसिल को उठा लिया। उठाने के बाद अब दोबारा यहाँ पे ऐसे रख के इसको ऐसे तरीके से मिला दिए, तो क्या ये कर्व कहलाएगा? देखिए बन तो गया, हमारा प्लेन सरफेस पे बना है, कुछ ना कुछ बना है, मतलब कर्व है। लेकिन क्या आपने नियम को फॉलो किया? नहीं। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि आप एक बार अपने प्लेन सरफेस पर पेन रखो और बिना पेन को उठाए पूरा इमेज बना दो हमारा, तभी हमारा कहलाएगा कर्व। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे हमने यहाँ पे अपने पेन को रखा और हमने इस प्रकार से एक सर्किल बना दिया बिना उठाए। एक बार भी हमने उठाया, इसको नहीं उठाया, तो ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया, एक कर्व तैयार हो गया। तो अब चलते फिरते आपसे कोई पूछ ले कि कर्व का मतलब क्या होता है, बताइएगा। कर्व का मतलब होता है कि जब आप प्लेन सरफेस पर कुछ भी आप बनाते हो, बिना पेंसिल या पेन को उठाए आपने यदि पूरा का पूरा उसको ड्रॉ कर दिया, तो ही हमारा कहलाएगा कर्व। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो अब समझ में आ गया, इसमें पेंसिल उठना नहीं चाहिए। अच्छा जरा बताइए, यदि हम यहाँ पे इसको ऐसे बना रहे हैं, पेंसिल उठा दिए, अब दोबारा इसको बना दे रहे हैं, तो क्या हमारा ये कर्व कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? हालांकि प्लेन सरफेस पे आपने बना तो दिया, आपका बन के तैयार भी हो गया, कुछ स्क्वायर के टाइप का जैसा लग रहा है, लेकिन क्या आपने नियम को फॉलो किया? नहीं किया। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि आप अपने प्लेन सरफेस पर एक बार पेन को रखो और उसको आप तभी उठाओगे जब वो पूरा बन जाएगा। ये तो बन गया, लेकिन क्या आपने इसमें नियम फॉलो किया? नहीं किया। इसका मतलब ये हमारा एक कर्व नहीं है। तो दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो कर्व का मतलब समझा गया क्या होता है। अब कर्व का एक दो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, हालांकि ये सब का सब हमारा एग्जाम्पल ही था, लेकिन नियम भी आपको इसमें फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि इसका एग्जाम्पल जो है ना,
वो कुछ इस प्रकार का है। देखिए ध्यान से, हमने एक बार यहाँ पे पेंसिल को अपने रखा और हमने ये वाला डायग्राम बना दिया, तो क्या ये हमारा कर्व है? बिल्कुल कर्व है। क्यों? क्योंकि हमने एक बार यहाँ पे पेंसिल को रखा और इसको हमने पूरा ऐसे बना दिया, तो ये हमारा कर्व हो गया। उसी प्रकार से चलिए मान लीजिए कि हमारा एक ये भी है, यहाँ पे हमने अपने पेन को रखा और हम इसके क्या कर रहे हैं, एक इसका भूल भुलैया हम इसका बना दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार का जलेबी टाइप। और यहाँ पे बनाने के बाद ही हम एक बार इसको पेन उठा दिए, तो बताइए क्या हमारा ये कर्व कहलाएगा? बिल्कुल कर्व कहलाएगा, क्योंकि हमने प्लेन सरफेस पर एक बार पेन रखा और पूरे इमेज को हमने बना दिया, उसके बाद ही हमने पेन को उठाया। इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, एक कर्व हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्व के बाद दूसरे नंबर पे हमारा आता है ओपन कर्व। ओपन कर्व, इसको ना आप ध्यान से देखो तो इसमें दो वर्ड शामिल है, एक है ओपन और दूसरा है कर्व। मतलब ये हो गया कि कर्व हमारा कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा इसका डेफिनेशन यदि आप लिखना चाहें, डेफिनेशन नहीं है बेसिकली, इसको याद रखने के लिए आप इसमें लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट डू नॉट मीट एट अ पॉइंट। यानी कि ये हमने क्या लिखा है आपको समझ में और अच्छी तरीके से तब आएगा जब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेंगे। देखिए ओपन कर्व कहा गया है, यानी कि कर्व हमारा कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक लाइन हमने क्या लिखा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट डू नॉट मीट एट अ पॉइंट। इसका मतलब मान लीजिए यदि हम यही वाला सेम डायग्राम यहाँ पे बना दे इस प्रकार का, तो क्या बताइए ये हमारा ओपन कर्व का एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। कैसे नहीं है? देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे पेन को रखा, हमने यहाँ पे पेन को रखा और हमने इसको पूरा ऐसे ड्रॉ कर दिया, यानी कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे था और एंडिंग पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। क्या स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों आपस में मिला? क्या नहीं मिला। इसका मतलब ये हमारा ओपन कर्व हो गया। अच्छा बहुत सारे बच्चे क्या समझ लेते हैं कि सर ये तो हमारा क्लोज हो गया यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोज कर्व हो गया। नहीं, यहाँ पे बात होता है स्टार्टिंग पॉइंट का और एंडिंग पॉइंट का। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने स्टार्ट यहाँ से किया, ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया और हमने खत्म यहाँ पे कर दिया, तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया हमारा एंडिंग पॉइंट, यहाँ पे हमने खत्म किया। लेकिन क्या ये दोनों पॉइंट आपस में मिला? क्या नहीं मिला। तो हमारा कौन सा एग्जाम्पल हो गया, ओपन कर्व का। अच्छा मान लीजिए यदि यही डायग्राम, यही सेम डायग्राम यदि हम लोग कुछ इस प्रकार का बनाते, ऐसे और ऐसे जाके मिला देते, तो अब ये हमारा हो गया कौन सा कर्व, क्लोज कर्व। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों आपस में क्या हो गया कि मिल गया। लेकिन क्या, हाँ सर्किल भी हमारा यहाँ से हमने स्टार्ट किया और इसको हमने जाके ऐसे मिला दिया, तो वो भी हमारा क्या हो गया, क्लोज कर्व का एग्जांपल हो गया। लेकिन क्या ये क्लोज कर्व का एग्जांपल हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसमें एक लाइन लिखा है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट डू नॉट मीट एट अ पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक पॉइंट पे आके नहीं मिलता है। तो जहां पे नहीं मिलेगा वो हमारा फिगर कौन सा हो जाएगा, ओपन कर्व का हो जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने यहाँ से शुरू किया, ऐसे ऐसे, और फिर चलो ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से और बना देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ये फिर ऐसे। बताइए स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा था, ये वाला, एंडिंग पॉइंट कौन सा था हमारा, ये वाला। तो बताइए क्या ये भी हमारा ओपन कर्व का एग्जाम्पल हुआ? बिल्कुल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपस में मिल नहीं रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं। मान लीजिए ये हमारा यहाँ से शुरू किया हमने, ये यहाँ पे आया और यहाँ पे आ गया और ये हमारा यहाँ पे आ गया। बताइए क्या ये भी हमारा ओपन कर्व का एग्जांपल है? बिल्कुल है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से था, एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है। क्या दोनों आपस में मिल रहे हैं? क्या नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, ओपन कर्व का। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए ओपन कर्व के बाद अब आ जाइए आप तीसरे नंबर पे क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड नाम से ही मालूम चल रहा होगा कैसा कर्व होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। इसमें आप एक लाइन लिखेंगे स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट will meet at a point।
यानी कि इस वाले में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपस में नहीं मिलता था, लेकिन इस वाले में हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों का दोनों आपस में मिलेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देते हैं, बड़ा मशहूर सा इसका एग्जांपल देते हैं। नीचे में हमारे पास, चलो कोई बात नहीं, यहीं पे एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए ध्यान से इसका एग्जांपल, यही वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यही वाला एग्जांपल देखिएगा जरा ध्यान से, बताइए क्या ये हमारा क्लोज्ड कर्व का एग्जांपल हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि हमने यहाँ से ही शुरुआत किया और खत्म भी हमारा यहीं पे आ गया, यानी कि दोनों का दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिल गया ना यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा क्लोज्ड कर्व का एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद चलो इसी का भी एग्जांपल, सेम एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पे भी आपने ऐसे किया, फिर आपने ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे आपने करके यहाँ पे मिला दिया। बताइए क्या ये भी हमारा एक क्लोज कर्व का एग्जांपल हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि हमारा ये पूरा का पूरा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों आपस में मिलके खत्म हो गया। ठीक है, और चलो इसी का एग्जांपल ले लो। आपने क्या किया था, ऐसे किया, फिर आपने ऐसे, फिर ऐसे, और फिर इसको आपने यहाँ पे मिला दिया, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों आपस में आके मिल गया ना, तो ये हमारा किस का एग्जाम्पल हो गया? क्लोज कर्व का। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, क्लोज कर्व आपने समझ गया। हाँ, क्लोज कर्व आप समझ चुके हैं। तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर में आइए सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब ये सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है? ये भी बहुत आसान है। चलिए इसमें भी हम एक लाइन लिख देते हैं पहले, ज्यादा समझने के लिए। इसमें हम लोग लिखेंगे कर्व कैनॉट इंटरसेक्ट, कर्व कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो पॉइंट हमने इसमें लिखा है ना ब्लू वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है इसमें? देखिए, कर्व कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसमें देखो, इसमें ना पहले आप ध्यान से देखिए, इसमें सिंपल भी होना चाहिए, क्लोज्ड भी होना चाहिए, और वो कर्व भी होना चाहिए। इसमें तीन वर्ड है। पहला बात तो वो कर्व होना चाहिए, दूसरा वो क्लोज होना चाहिए, और तीसरा वो सिंपल होना चाहिए। और इतना होने के बावजूद उसमें एक लाइन और लिखा हुआ है, वो भी उसमें फुलफिल होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है इसमें? कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल इसका समझिए। जैसे चलिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ये वाला डायग्राम बनाया, तो आपके हिसाब से लग रहा होगा कि सर ये जो है ना हमारा सिंपल क्लोज कर्व में आएगा, लेकिन नहीं, ये सिंपल क्लोज कर्व में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, ये क्लोज तो है, ये बंद तो हो गया पूरी तरीके से, लेकिन क्या ये सिंपल क्लोज कर्व कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसमें लिखा गया है कर्व कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जरा देखेंगे आप ध्यान से, इसको हमने यहाँ से शुरू किया, ऐसे हम लोग गए, फिर ऐसे गए, और फिर हम लोग यहाँ पे चले गए। इसका मतलब ये दोनों का दोनों हमारा कहाँ पे इंटरसेक्ट किया? यहाँ पे किया ना, और यही चीज इसमें नहीं करना है। तो क्या ये हमारा सिंपल क्लोज कर्व का एग्जांपल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसमें इंटरसेक्ट नहीं करना था, आपने इंटरसेक्ट कर दिया यहाँ। हाँ, तो अब इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे चलिए मान लीजिए कि एग्जांपल हम इसका ये वाला ले रहे हैं। बताइए क्या ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व का एग्जांपल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये हमारा पहली बात तो क्लोज भी है, पूरी तरीके से क्लोज है। यहाँ से हमने शुरू किया और यहीं पे हमारा खत्म भी हो गया, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमारा क्या हो गया? आपस में जाके मिल गया, और ये क्लोज भी है, पहला बात। दूसरी बात, इसमें हमारा जो कर्व है वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, यानी कि क्या एक के ऊपर एक होके वो पास कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा सिंपल क्लोज कर्व का एग्जाम्पल हो गया। चलिए इसका एग्जाम्पल हाँ, इसका एग्जाम्पल आप और लेना चाहें तो इसका एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो। जैसे देखो, बताइए क्या ये हमारा सिंपल क्लोज कर्व का एग्जांपल है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें भी हमारा कर्व जो है एक के ऊपर होके पास नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें समझने में? जल्दी बोलो हाँ या ना। चलिए, तो ये हमारा सिंपल क्लोज कर्व ही हो गया। तो सिंपल क्लोज कर्व में सिंपली आपको ये याद रखना है कि पहला बात तो वो कर्व होना चाहिए, दूसरा वो बंद होना चाहिए यानी कि क्लोज होना चाहिए, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उसमें कर्व जो है एक के ऊपर होके नहीं गुजरना चाहिए। ठीक है, जैसे ये वाला हमने एग्जांपल दिया था, क्या ये हमारा सिंपल क्लोज कर्व का एग्जांपल होगा? कोई भी बच्चा इसको पहली बार देखेगा तो बोलेगा कि सर ये क्लोज तो है,
क्लोज है तो ये सिंपल भी हो गया नहीं। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये कर्व जो है आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि एक के ऊपर होकर दूसरा वाला गुजरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल क्लोज कर्व का एग्जांपल नहीं होगा। चलिए चौथा नंबर हो गया। पांचवें नंबर में आइए, पांचवें में है हमारा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का डेफिनेशन आप जरा देखिए ध्यान से। इसमें अ सिंपल क्लोज्ड कर्व made up of only line segments are known as पॉलीगॉन। क्या लिखा गया है जरा इसमें देखिए ध्यान से। पॉलीगॉन के डेफिनेशन में ये लिखा गया है अ सिंपल क्लोज कर्व, यानी कि पॉलीगॉन कैसा होना चाहिए, एक सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए कुछ इस प्रकार का, जिसमें कि हमारा क्लोज भी होगा लेकिन आपस में एक लाइन दूसरे के ऊपर से होकर गुजरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो पॉलीगॉन में कहा गया है कि आ सिंपल क्लोज कर्व, यानी कि वो कुछ इसी प्रकार का होना चाहिए, लेकिन इसमें और कुछ लिखा हुआ है मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। तो वो जो सिंपल क्लोज कर्व हमारा बनेगा ना, वो केवल और केवल किससे मिलकर बना होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। और लाइन सेगमेंट अब क्या होता है, देखिए लाइन सेगमेंट कुछ इस प्रकार का होता है, यदि ये हमारा लाइन है तो एक इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे होगा और एक एंडिंग पॉइंट हमारा इसमें होगा, कोई दिक्कत इसमें। ये हमारा कहलाता है लाइन सेगमेंट। और ये हमारा क्या कहलाता है बताइए, ये हमारा रे कहलाता है। और ये क्या कहलाता है बताओ, ये हमारा लाइन कहलाता है। देखिए लाइन का मतलब हो गया, लाइन ये हमारा है, ये लाइन है और लाइन के दोनों तरफ किस का साइन लगा हुआ है, एरो का। इसका मतलब लाइन का मतलब ये होता है कि आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ये रे में हमारा ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल फिक्स पॉइंट होता है, इधर आप कुछ नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इधर हमारा रे लगा हुआ है तो आप इधर की ओर इसको बढ़ा सकते हो केवल। और लाइन सेगमेंट ऊपर वाला हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट, जिसको कि आप कहीं पे भी नहीं बढ़ा सकते। इसका दोनों का दोनों पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि पॉलीगॉन हमारा क्या होगा, पॉलीगॉन हमारा हमेशा क्या होगा, पहली बात तो सिंपल क्लोज कर्व होगा, यानी कि वो क्लोज तो होगा लेकिन आपस में इस तरीके से कट करके नहीं जाना चाहिए, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, वो जो हमारा सिंपल क्लोज कर्व बनेगा वो किसके थ्रू बनना चाहिए, लाइन सेगमेंट के थ्रू बनना चाहिए। बस बात खत्म, उसी को हम लोग कहेंगे पॉलीगॉन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पॉलीगॉन, हालांकि पांचवें नंबर पे हमारा पॉलीगॉन आया है। अब इस पॉलीगॉन के अंदर आपको बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। अब जरा समझिए ध्यान से, इसी पॉलीगॉन के अंदर हम लोगों को पढ़ना पड़ता है सबसे पहला ट्रायंगल के बारे में, उसके बाद फिर क्वाड्रिलेटरल के बारे में, उसके बाद फिर पेंटागॉन, हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, नोनागॉन, डेकागॉन, ये सब चीज़ हम लोगों को पॉलीगॉन के अंदर ही पढ़ना पड़ता है। तो पॉलीगॉन का मतलब सबसे पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि पॉलीगॉन के अंदर हमारा अभी बहुत लंबा तगड़ा क्लास चलने वाला है। देखिए पॉलीगॉन का सिंपल सा मतलब हो गया, दोबारा बता रहे हैं, ठीक है। पॉलीगॉन का सिंपल सा मतलब हो गया कि वो एक क्या होना चाहिए, सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए। और सिंपल क्लोज कर्व का मतलब क्या है, क्लोज होगा पहली बात, दूसरी बात उसके लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो हमारा सिंपल क्लोज कर्व बनेगा वो किसके थ्रू बनना चाहिए, केवल और केवल लाइन सेगमेंट के थ्रू बनना चाहिए। अब पॉलीगॉन के अंदर हम लोगों को अलग अलग प्रकार के चीजों के बारे में पढ़ना पड़ता है। चलिए इसमें हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना पड़ता है ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल के बारे में। अच्छा जरा आप बताइए, ट्रायंगल में कितने साइड्स, 3 साइड्स होते हैं। ट्रायंगल में हमारा मात्र 3 साइड होता है, ट्रायंगल में 3 साइड्स। अब देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ना हमारा 2 अलग अलग बेसिस से बांटा गया है, एक साइड के बेसिस पे और एक एंगल के बेसिस पे। सबसे पहले हम लोग इसका बात कर लेते हैं साइड के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, साइड के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड के बेसिस पे ट्रायंगल को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा होता है कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सबसे पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके बाद फिर आइसोसेलेस, उसके बाद फिर स्केलेन ट्रायंगल।
3 ट्राइंगल हमारा होता है साइड के बेसिस पर। चलिए अब इन सभी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहला आपने क्या बताया, सबसे पहला आपने बताया इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एग्जांपल लीजिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है जरा बताइए तो, तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला भी साइड, ये वाला भी साइड और ये वाला साइड भी हमारा आपस में इक्वल होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग बात किसका कर रहे हैं, पॉलीगॉन का, और पॉलीगॉन के अंदर सबसे पहले हमारा क्या आ गया, ट्राइंगल। और ट्राइंगल में कितने साइड्स, 3 साइड्स। और ट्राइंगल को हमने किस बेसिस पे सबसे पहले बांटा, साइड के बेसिस पे। और साइड के बेसिस पे सबसे पहला ट्राइंगल हमारा कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड हमारा आपस में इक्वल होता है, यानी कि ये 5 तो ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आ जाइए इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाद ऊपर में, उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का आप एग्जांपल देखो, ये मान लीजिए हमारा एक ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल तो आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल का खूबी क्या है, इसका खूबी है कि इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तीसरा वाला साइड इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसके बाद आइए आप स्केलेन ट्राइंगल, SCALENE, स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल का यदि हम लोग बात करें तो बताइए स्केलेन ट्राइंगल का खूबी क्या है, हाँ इसका सारा साइड अलग रहता है, यानी कि ये भी अलग, ये भी अलग और ये भी अलग, ठीक है। यदि ये 4 है तो ये 5 होगा, ये 6 होगा, इस प्रकार से। तो सबसे पहला हमारा जो ट्राइंगल था उसको हम लोगों ने पहले साइड के बेसिस से बांटा, और साइड के बेसिस पे हमारा ट्राइंगल 3 प्रकार का होता है, पहला इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल और तीसरा स्केलेन ट्राइंगल। कोई दिक्कत इसमें, चलिए अब हम लोग इसको बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ किस पे बताइए, हाँ ऑन दी basis of, on the basis of एंगल्स, यानी कि एंगल के बेसिस पर भी हमारा ट्राइंगल 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला मालूम है, सबसे पहला हमारा होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का डायग्राम किस प्रकार का बनता है मालूम है, कुछ इस प्रकार का। और यहाँ पे जो हमारा एंगल बनता है, अच्छा सबसे पहले आप हमको यहाँ पे एक बात बताइए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल का जो हमारा एंगल होता है वो कितना होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल में कि यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा वो क्या होगा, मोर देन 0 डिग्री होगा बट लेस देन 90 डिग्री होगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। चलिए एक्यूट एंगल के बाद आता है हमारा ऑब्ट्यूज नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। इसका एग्जांपल देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, जिसका वैल्यू कितना हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, यानी कि ये बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल का बात करता है, इस प्रकार का। और यहाँ पे जो एंगल बनता है हमारा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर में आता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का यदि आप एग्जांपल लेना चाहें और इसका डायग्राम बनाना चाहें आप, तो वो कुछ इस प्रकार का बनता है, देखिए है कि नहीं, बिल्कुल इसी प्रकार का बनता है। और यहाँ पे जो हमारा एंगल होगा वो एंगल क्या होगा बताइए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का खूबी क्या है, इसका मेजरमेंट क्या होता है, हाँ 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
कि यहाँ पे जो एंगल बनता है वो होता है मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो हमारा एंगल बनता है वो होता है हमारा 90 डिग्री से बड़ा, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा बेसिकली ट्रायंगल के बारे में, यानी कि हमारा पॉलीगॉन के अंदर सबसे पहला हम लोगों ने किसके बारे में बात किया? ट्रायंगल के बारे में बात किया, जिसका ट्रायंगल का 3 साइड होता है। अच्छा, आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर ट्रायंगल का आप बता रहे हैं 3 साइड, इसमें 3 साइड हमको दिख रहा है, इसमें भी 3 साइड दिख रहा है, इसमें भी 3 साइड दिख रहा है, लेकिन सर इसमें तो 2 ही साइड दिख रहा है, 1 2। कोई दिक्कत नहीं है, ये बस हम समझाने के लिए बता रहे हैं। एक साइड आप यहाँ से यहाँ मैच कर दो ना, क्या दिक्कत है? एक साइड आप यहाँ से यहाँ मैच कर दो, एक साइड आप यहाँ से यहाँ मैच कर दो, तो केवल ये समझाने के लिए बताएं, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा पॉलीगॉन के अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल के बाद हमारा पॉलीगॉन में आता है दूसरे नंबर पे क्वाड्रिलेटरल। कोई दिक्कत इसमें? चलो, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हमको इसमें अभी मिटाना पड़ेगा और इसमें बहुत कुछ अभी हम लोगों को पढ़ना है। मिटा दें? चलिए देखा जाए ध्यान से। चलिए देखिए, पॉलीगॉन के अंदर सबसे पहला हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया। ट्रायंगल के बाद आ जाइए दूसरे नंबर पे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होंगे मालूम है आपको? 4 साइड्स। वेरी गुड, 4 साइड्स। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर समझिएगा ध्यान से, क्वाड्रिलेटरल के अंदर यानी कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है बेसिकली उसमें कितने साइड होंगे? 4 साइड होंगे। और क्वाड्रिलेटरल का आप एग्जांपल देखो, इसका होता है ट्रेपीजियम, दूसरे नंबर पे आता है काइट, और तीसरे नंबर पे आता है पैरेललोग्राम। अभी समझेंगे हम लोग आखिर ये है क्या। देखिए, ट्रेपीजियम हमारा किस प्रकार का होता है? ट्रेपीजियम हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, यानी कि ट्रेपीजियम में ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मतलब क्या? 2 लाइन ऐसा होगा जो कि कभी भी आपस में मिलेगा नहीं और अपने से दूर भी नहीं भागेगा, यानी कि यदि ये 2 लाइन इस प्रकार से है तो ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, ना ही एक दूसरे से दूर भागेगा ना ही एक दूसरे के नजदीक आएगा। तो ट्रेपीजियम हमारा कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें ये दोनों साइड आपस में पैरेलल होते हैं, लेकिन ये दोनों साइड आपस में पैरेलल नहीं होते हैं, ठीक है। और काइट तो आप जानते हैं, जो हम लोग 14 फरवरी में यानी कि मकर संक्रांति में उड़ाते हैं पतंग। पतंग कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए ध्यान से। क्या हम सही बना रहे हैं या गलत? बिल्कुल सही है, जिसमें ये वाला साइड इसके बराबर होगा और ये वाला साइड इसके बराबर होता है। याद रखिएगा इस बात को आप, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो ट्रेपीजियम हमारा बेसिकली इस शेप का होता है जिसमें ये दोनों साइड पैरेलल होते हैं। काइट हमारा ऐसा होता है जिसमें ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे और नीचे वाला ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो आप गौर कर रहे होंगे कि क्वाड्रिलेटरल में ये भी 4 साइड है, ये भी 4 साइड है। अब पैरेललोग्राम में ना हमारा 3 प्रकार का फिगर आता है पैरेललोग्राम के अंदर। इसमें समझिएगा ध्यान से, पैरेललोग्राम के अंदर हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना पड़ता है रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, उसके बाद स्क्वायर के बारे में, और उसके बाद फिर रोम्बस के बारे में। समझिए ध्यान से, ये बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन सबसे पहले बताइए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के अंदर सबसे पहला हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल को हमने 2 अलग अलग बेसिस पे बांट दिया, साइड और एंगल के बेसिस पे, यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद पॉलीगॉन के अंदर दूसरे नंबर पे हमारा आ गया क्वाड्रिलेटरल, जिसमें कितने साइड होंगे? 4 साइड होंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है ट्रेपीजियम, दूसरे नंबर पे आता है काइट, तीसरे नंबर पे आता है पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के अंदर भी 3 प्रकार का फिगर होता है, पहला रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर और तीसरा रोम्बस। अब इन सबका आप डायग्राम देख लो। रेक्टेंगल हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, हाँ या ना? बिल्कुल, जिसमें ये वाला साइड इसके पैरेलल होता है और
ये वाला साइड इसके पैरेलल होता है। अच्छा, इसमें एक खूबी और है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल भी है। ठीक है, उसी प्रकार से ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल भी होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल का खूबी। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर तो आपको मालूम है, स्क्वायर बेसिकली क्या होंगे, चारों साइड आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जितना ये होगा उतना ही ये, उतना ही ये और उतना ही ये। ठीक है, और ये वाला साइड इसके साथ पैरेलल होता है। चलो इतना पेचीदा मत बनाओ। सबसे पहले आप हमको ये बताओ, सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि यदि ये स्क्वायर है तो हर बच्चा जानता है कि इसका सारा साइड आपस में इक्वल होता है ना, और ये वाला साइड इसके पैरेलल होगा और ये वाला साइड इसके पैरेलल होगा। ये तो आप जानते हैं, नहीं जानते थे तो मालूम चल गया अब। और सारा साइड इसमें इक्वल तो होता ही है हमारा। चलिए, उसके बाद फिर रोम्बस के बारे में बात कर लेते हैं। रोम्बस का डायग्राम यहाँ पे देख लो। रोम्बस का डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है, और रोम्बस जो है ना बेसिकली स्क्वायर के जैसा ही बिहेव करता है। किसके जैसा, स्क्वायर के जैसा। इसका मतलब हो गया कि इसका भी चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, और ये वाला पैरेलल होता है इसके साथ और ये वाला पैरेलल होता है इसके साथ। कोई दिक्कत इसमें? तो क्या ये ही चीज हमको इसमें भी देखने को मिलता है कि नहीं? स्क्वायर और रोम्बस बेसिकली दोनों एक जैसा ही बिहेव करता है। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया कि क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखो, इसमें भी चार साइड, इसमें भी चार साइड, इसमें भी चार साइड, इसमें भी चार साइड और इसमें भी चार साइड। जिसमें चार साइड होगा इसका मतलब वो क्या हो गया, हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल में हम लोग बेसिकली तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, पहला ट्रेपीजियम, दूसरा काइड और तीसरा पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के अंदर हम लोगों को फिर पढ़ना पड़ता है तीन चीज, पहला रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर और तीसरा रोम्बस। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आई है? चलिए, रोम्बस में हमारा चारों साइड इक्वल भी होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों आपस में इक्वल के साथ पैरेलल भी होगा, ये दोनों आपस में इक्वल के साथ पैरेलल भी होगा। उसी प्रकार से इसमें भी चारों साइड इक्वल होते हैं, ये वाला इसके साथ इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी है, ये दोनों भी आपस में इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी है। उसी प्रकार से रेक्टेंगल में देख लो, ये दोनों आपस में पैरेलल है तो इक्वल भी है, ये दोनों आपस में पैरेलल है तो इक्वल भी है। तो ये हमारा खूबी हो गया क्वाड्रिलेटरल का। कोई दिक्कत इसमें? चलो, अब जो हम बताने वाले हैं वो सब आसान आसान है। तीसरे नंबर पे हमारा क्वाड्रिलेटरल के बाद आता है इसमें हमारा ट्रायंगल में तीन साइड था, क्वाड्रिलेटरल में चार साइड है, तो पांच साइड वाले को क्या कहेंगे? पेंटागन। वेरी गुड। पेंटागन में हमारे टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे? 5 साइड्स होंगे। इसमें 4 साइड था, उसमें 3 और इसमें 5 साइड्स। इसका एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहें, चलिए इसका एग्जाम्पल आप जरा देख लीजिए ध्यान से। 5 साइड होना चाहिए ना, 5 साइड वाला हम लोग चलो एक कुछ इस प्रकार का बना लेते हैं, जैसे एक साइड, दो साइड, 3 साइड, 4 साइड और ये हमारा 5 साइड। तो 5 साइड वाले फिगर को हम लोग कहते हैं पेंटागन। ठीक है, पांचवे के बाद 6 साइड वाले को क्या कहेंगे बताइए? पेंटा के बाद हेक्सागन। HEXAGON। हेक्सागन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ साइड्स 6 होते हैं, 6 साइड्स। अच्छा, इसमें 6 साइड्स है तो हमको 6 साइड वाला बनाना पड़ेगा फिगर। चलिए जरा देखिए ध्यान से, एक साइड, दो साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड और 6 साइड हो गया। ये हमारा क्या हो गया? हेक्सागन हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो दोबारा ले लीजिए, क्योंकि हमको उधर का भी मिटाना पड़ेगा। पॉलीगॉन हमारे कितने नंबर पे था अभी? 5 नंबर पे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 साइड वाला हो गया, अब 7 साइड वाला। चलिए देखिए ध्यान से, 5 वाले साइड को आपने कहा पेंटागन, 6 साइड वाले को आपने कहा हेक्सागन, तो 7 साइड वाले को क्या कहेंगे? हेप्टागन। वेरी गुड। HEPTAGON, हेप्टागन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना 5 साइड वाले को पेंटागन कहता है, 6 साइड वाले को हेक्सागन कहता है,
और 7 साइड वाले को सेप्टागोन कह देता है। 7 मतलब सेप्टा, जो कि गलत हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा राइमिंग वर्ड लग रहा होगा, 7 यानी कि सेप्टा, है ना, और आगे वाला 8 मतलब ऑक्टा, वो सही है, 8 का ऑक्टा होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि जब 8 का ऑक्टा होता है तो 7 का सेप्टा होता होगा, लेकिन गलत है, 7 का क्या होगा, हेप्टा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। इसमें कितने होंगे, 7 साइड्स होंगे, इसमें 7 साइड्स होंगे। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 7 साइड वाला फिगर का। चलिए कोशिश करते हैं बनाने का। देखिए, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5, 6 और ये 7 साइड हो गया। आप इसके सातों पॉइंट को ऐसे ऐसे कर दो, तब आपको मालूम चल जाएगा कहाँ कहाँ है। दिख गया? अब 1 2 3 4 5 6 7 हो गया बस। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर आ जाइए आप इसमें 8 साइड वाले को ऑक्टा, OCTAGON, ऑक्टागोन। इसमें कितने साइड होंगे, इसमें होंगे 8 साइड्स। ठीक है, चलिए अब इसका कोशिश करते हैं 8 साइड वाला एक फिगर बनाया जाए। चलो देखो, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड और ये 8 साइड। इतना नहीं मालूम चल रहा है तो इसके सारे पॉइंट को आप लोकेट कर दो, आपको 8 साइड दिख जाएगा। कैसा भी आप फिगर बनाओ, लेकिन उसमें किससे बना होना चाहिए वो फिगर, लाइन सेगमेंट से मिलकर होना चाहिए। और टोटल साइड कितने होने चाहिए, 8 होना चाहिए। तो बन गया हमारा। ठीक है, चलो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। चलिए 8वें के बाद 9 साइड वाले को क्या कहेंगे, नैनोगोन, या फिर आपके एनसीईआरटी बुक में नोनागोन लिखा हुआ है, NONAGON, नोना, NONAGON, नोनागोन। नोनागोन में कितने साइड, 9 साइड्स, 9 साइड्स। चलिए 9 साइड वाला एक इसका एग्जांपल देखा जाए। देखिए कोशिश करते हैं बनाने का। देखिए पहले 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 6 7 8 और ये 9। ऐसे पता नहीं चल रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं। इसके पॉइंट को आप लोकेट कर दो, मालूम चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया बस। तो कैसा भी आप फिगर बनाओ चलेगा, लेकिन वो बना किससे होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। पता नहीं चल रहा है, उसके पॉइंट को लोकेट कर दो, मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नोनागोन के बाद फिर 1 2 8वें नंबर पे डेकागोन, DECAGON, डेका। डेकागोन में कितने साइड होंगे, 10 साइड होंगे। इसका डायग्राम तो बनाना और मुश्किल है 10 साइड वाला, लेकिन कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए एग्जांपल इसका देख लीजिए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट 10 बन गया, है ना। चलो पॉइंट को लोकेट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया बस, काम खत्म। कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो पॉलीगॉन के अंदर हम लोगों को इतना ही पढ़ना पड़ता है। तो पॉलीगॉन के अंदर चलिए बताइए सबसे पहले फटाफट, 3 साइड वाले को क्या कहेंगे, ट्राइंगल। 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाले को पेंटागन, 6 को हेक्सा, 7वें को हेप्टा, 8वें को ऑक्टा, 9 को नैनो या फिर नोना, ठीक है, और 10वें को डेकागोन। बस बात खत्म। तो ये इसमें जितने भी हमारा डायग्राम बने हैं उसमें आप यदि गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सबका सब हमारा लाइन सेगमेंट के थ्रू मिलकर बना है, जिसका 2 फिक्स्ड पॉइंट होता है। चलिए अब ये हमारा पेंटागन कितने नंबर पे था, 5वें नंबर पे ना। चलिए अब हम इन सभी को मिटाएंगे, चलो कोई बात नहीं यहीं पे कर लो। 5वें के बाद 6वें नंबर पे आप आ जाओ। 6 नंबर में है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, समझिए जरा ध्यान से। एक होता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और एक होता है हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन, है ना। चलिए इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसका समझा जाए। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का मतलब है हाँ, इसका एग्जांपल देखिए, आप समझ जाएंगे इसके एग्जांपल के थ्रू ज्यादा। चलिए मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। इसका नाम कुछ दे देते हैं ए बी सी और डी, यानी कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका नाम है ए बी सी डी। यदि इसका डायगोनल हमको खींचने के लिए कहा जाए तो आप कहाँ पे खींचोगे, डायगोनल मतलब तिरछा तिरछा, मतलब डायगोनल खींचने के लिए कहा जाए तो पहला डायगोनल आप ए से सी खींचोगे, बिल्कुल सही। दूसरा आप बी से डी खींचोगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल्स कहते हैं। तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जब आप फिगर के अंदर ही डायगोनल को खींचते हो तो उसको हम लोग कह देते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये तो हमारा ए बी सी डी क्या था, रेक्टेंगल था, उस रेक्टेंगल के अंदर ही आपने डायगोनल खींचा ना, तो इसको हम लोग कह देंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा क्या, कॉनकेव पॉलीगॉन। चलिए इसका भी लिख लीजिए 7वें नंबर में, कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगॉन। चलिए इसका भी हम एक एग्जांपल देते हैं, बहुत ही मशहूर सा। देखिए इसका एग्जांपल हमारा ये है, चलिए ये हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है। यदि हमको इसका डायगोनल खींचना है तो मान लीजिए कि हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक एक पॉइंट को खींचना पड़ेगा, क्या। तो अब जरा बताइए, अब ये हमारा एक तरीके से ट्रायंगल बन गया, तैयार हो गया। लेकिन ट्रायंगल जो बना इसमें लाइन आपने कहाँ पे खींचा, फिगर के बाहर खींचा ना। तो जब भी हम लोग लाइन या फिर आप डायगोनल कर सकते हैं, लाइन या फिर डायगोनल हम लोग जब फिगर के बाहर खींचते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। और इसमें हम लोग डायगोनल किस में खींचा, अंदर में। तो जब हम लोग डायगोनल अंदर में खींचते हैं तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाता है, और जब हम लोग डायगोनल इसके बाहर में खींच देते हैं फिगर के, वो हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें। चलो अब इतना के बाद आ जाइए, फिर आप 7वां हो गया, 8वां नंबर में आ जाइए। 8वें नंबर में आप आएंगे यहाँ पे। अब अब आइए 8वें नंबर में आ जाइए। 8वें में है हमारा रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है देखिए। चलिए रेगुलर पॉलीगॉन में एग्जांपल देखिए, इसका ना, चलो पहले हम एक लाइन लिख देते हैं पहले इसमें, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसमें रेगुलर पॉलीगॉन में एक फिगर हम आपके सामने भी बनाएंगे, एग्जांपल देखिए। चलिए इसका एग्जांपल हमारा है ए स्क्वायर। स्क्वायर हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। देखिए रेगुलर पॉलीगॉन में हमने एक लाइन लिखा है क्या, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब ये हो गया कि यदि ये हमारा स्क्वायर है, और स्क्वायर में आपको मालूम है सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और इसका हर एक एंगल भी तो इक्वल होता है ना, 90 90 90 90। तो ये हमारा क्या हो गया, एक रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जांपल हो गया। कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आई है। चलो हाँ, ये हमारा हो गया एक रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जांपल। और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है वैसा फिगर जिसका सारा साइड भी इक्वल हो और सारा एंगल भी इक्वल हो, उसको हम लोग कह देंगे रेगुलर पॉलीगॉन। अब चलिए रेगुलर पॉलीगॉन के बाद इसका जस्ट अपोजिट इररेगुलर पॉलीगॉन। इररेगुलर
पॉलीगॉन। इर्रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, देखिए इसमें आप लिखेंगे एक लाइन, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे इसका एग्जांपल हमारे पास है रेक्टेंगल का। चलिए देखिए जरा ध्यान से, रेक्टेंगल में आपको मालूम है कि ये वाला साइड हमारा जितना होता है उतना ही ये होता है, जितना हमारा ये साइड होता है उतना ही ये होता है। तो क्या सारा साइड आपस में इक्वल हुआ क्या? नहीं हुआ। सारा साइड इसमें इक्वल हमारा नहीं है, लेकिन इसमें हर एक एंगल हमारा इक्वल होता है, हर एक एंगल इसमें इक्वल होता है। तो अब आपको लग रहा होगा कि सर एंगल तो इक्वल है ही, साइड इक्वल नहीं है, तो क्या हुआ? फिर भी तो ये रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा? नहीं, रेगुलर पॉलीगॉन होने के लिए दोनों चीज का होना जरूरी है, साइड भी पूरा इक्वल होना चाहिए और एंगल भी पूरा इक्वल होना चाहिए। इसमें एंगल हमारा इक्वल है 90 90 90 90, लेकिन क्या साइड इक्वल है? क्या नहीं है। तो एक चीज हमारा पूरा है लेकिन दूसरा चीज पूरा नहीं है, इसके बावजूद भी हमारा किस में आ जाएगा? इर्रेगुलर में आ जाएगा। अच्छा, इसका साइड भी इक्वल होता, एंगल भी इक्वल होता, तो ये हमारा किस में आता? रेगुलर में आता। लेकिन इसका साइड इक्वल नहीं है लेकिन एक एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये हमारा इसमें नहीं चला जाएगा बल्कि इसी में रहेगा। तो यहाँ पे कोई दो में से कोई एक चीज हमारा हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो इक्वल एंगल होगा, एंगल इक्वल होगा, साइड इक्वल नहीं होगा, या फिर साइड इक्वल होगा, एंगल इक्वल नहीं होगा। तो दोनों में से यदि कोई एक चीज भी गड़बड़ा गया तो हमारा इर्रेगुलर कहला जाएगा। तो वही हमने लिखा यहाँ पे, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो कभी कभी क्या होगा, सारा एंगल इक्वल हो जाएगा, कभी कभी सारा साइड ही इक्वल नहीं होगा, इस तरीके से हो सकता है हमारा। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो रेगुलर और इरेगुलर में समझने वाली बात केवल आपको ये समझना है कि जब किसी फिगर का सारा साइड इक्वल हो जाए, सारा एंगल इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग कह देंगे रेगुलर पॉलीगॉन। और इरेगुलर पॉलीगॉन किसको कहेंगे? जिसका या तो सारा एंगल बराबर हो जाए, साइड बराबर ना हो, या फिर साइड बराबर हो जाए, एंगल इक्वल ना हो, तो हम लोग उसको कह देंगे इरेगुलर पॉलीगॉन। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारा रेक्टेंगल है। कोई समस्या है इसमें? चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने आज अपने क्लास में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के अंदर हम लोगों ने आज टोटल 9 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े हैं। टोटल मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स 9 पढ़े हैं, और इसके अंदर भी हमारा बहुत था, है ना। तो टोटल हम लोग यदि बात करें तो 9 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े हैं। और इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले इतना पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि यदि इतना आप नहीं समझ पाते, अब जो हम अगले वाले क्वेश्चन में कि कल जो हम आपको सवाल बनवाएंगे, अब बिल्कुल आसान तरीके से बनेगा। लेकिन शर्त यह है कि ये सारा का सारा चीज आपके कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। ऑनलाइन वाले प्लस ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कि जब हम लोग अपने अगले वाले क्लास में मिले तो ये टोटल 9 का 9 कॉन्सेप्ट लिखा हुआ होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए, तभी जाकर आगे वाला सवाल हमारा बन पाएगा, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा। जो भी सवाल देंगे सारा का सारा बाउंस हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। जैसे हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे रेगुलर पॉलीगॉन, अब आपको मालूम ही नहीं है रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, तो क्या उससे सवाल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, कंफ्यूजन एक बना हुआ रहेगा हमेशा हमारा, है ना। तो जरूरी ये है कि हमारा ये है कि कम से कम आपको इसमें सारा का सारा 9 टर्म्स मालूम होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं। आई होप आप लोग भी लिख कर आएंगे और रिवाइज तो करके आना ही है, दोनों ऑनलाइन वाले प्लस ऑफलाइन वाले, तभी हमारा इस सवाल को बनाने में मजा आ पाएगा। और रेक्टेंगल, ये जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है ना, इसके अंदर सवाल बहुत मजेदार सब है, बहुत मजेदार है। और इसमें टोटल का टोटल 9 टर्म्स जो आप पढ़ रहे हैं ये बार बार इस्तेमाल होगा, इसलिए आपको जरूरी है कि इसको आप समझ के आएंगे प्लस लिख के भी लेकर आएंगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, और अगले वाले क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।